चलो शुरू करें. Journalize the following transactions in the books of Nina General Stores. 2018 September 1. Sold goods of 50,000 at 10% TD and 10% CD to Raj and received 50% by check and 20% by cash. Right? इसका एक प्रॉपर वर्किंग बनाना पड़ेगा, उसके बाद में हम एंट्री फॉर्म करेंगे. ट्राई किया आप लोगों ने? कुछ ट्राई किया? मैं एक बार आपको डिस्प्ले करता हूं, मैं कैलकुलेशन दिखाता हूं, उसके बाद में हम आगे जाएंगे. मैं कैलकुलेशन एक बार बोर्ड पे डिस्प्ले कर रहा हूं, उसके बाद में हम आगे जाएंगे. आपके पास में ऑलरेडी आपका टेक्स्ट बुक है, सो आई नीड नॉट डिस्प्ले द क्वेश्चन नाउ. टोटल गुड्स बेचा है मैंने 50,000 का. पहले देख लो, समझ लो, उसके बाद में आप लिख लेना. एट 10% टीडी. टीडी इज नेवर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट. वो प्राइस को रिवाइज करता है. तो 50 में से 10% टीडी मैंने रिड्यूस कर दिया. अब आपका नवा प्राइस आ गया. योर न्यू प्राइस इज नेट अमाउंट. यही आपको रिकॉर्ड करना है. आपको 50 रिकॉर्ड नहीं करना है. 45 आपका प्राइस आ गया. अच्छा, उसमें कैश डिस्काउंट आप तभी अप्लाई करेंगे जब आपका सेटलमेंट तुरंत हो रहा है, तो ही कैश डिस्काउंट करेंगे. क्रेडिट ट्रांजैक्शन में कैश डिस्काउंट नहीं होता है. बी केयरफुल. अब देखो क्या बोला है. एंड 10% कैश डिस्काउंट टू राज एंड रिसीव्ड 50% बाय चेक एंड 20% बाय कैश. क्या आपको पूरा पैसा मिला है? नहीं. 50% चेक, 20% कैश, माने 50 प्लस 20 70% मिला है, 100% नहीं मिला है. तो आप 50% जो चेक से मिला है, 20% जो कैश में मिला है, उसमें ही कैश डिस्काउंट ऑफर करेंगे. पूरे टोटल अमाउंट पे कैश डिस्काउंट ऑफर नहीं करेंगे. क्योंकि जो बैलेंस बच गया है ना, ये बैलेंस जो बच गया, माने 30% बैलेंस बच गया, इसे तो मैं क्रेडिट ट्रांजैक्शन कहूंगा. दिस इज क्रेडिट ट्रांजैक्शन. उसमें कैश डिस्काउंट नहीं आएगा. आई होप आर यू अंडरस्टैंडिंग एवरीबॉडी. सो मैंने आगे कैलकुलेशन किया. 45,000 का 50%, 45,000 का 20%, 45,000 का 30%. जो सेटलमेंट हुआ है उसमें सीडी लगेगा. 22,500 का 10%, 9,000 का 10%. यू रिसीव्ड बाय चेक एंड रिसीव्ड बाय कैश. तो इतने अमाउंट में आप बैंक डेबिट करोगे, इतने अमाउंट में कैश डेबिट करोगे, और जो क्रेडिट ट्रांजैक्शन है उसमें पार्टी का नाम डेबिट होगा. पार्टी का नाम है राज, तो राज अकाउंट डेबिट होगा. आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो अब देखो, अभी एंट्री फॉर्मेशन मैं कर देता हूं, फिर एंट्री दिखाऊंगा मैं. सेल्स हुआ है, नेट अमाउंट 45,000, माने सेल्स इनकम है, क्रेडिट होता है, नॉमिनल अकाउंट क्रेडिट. पैसा मिला है, डेबिट द रिसीवर बैंक 2250. कैश मिला है 8,100 डेबिट. राज को गुड्स मिला है, डेबिट द रिसीवर 13,500. 3 डेबिट हुआ, और एक डेबिट आएगा, कैश डिस्काउंट डेबिट, नॉमिनल अकाउंट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस. मतलब 4 डेबिट है और 1 क्रेडिट है. ऐसे फॉर्म कर देने का एंट्री, फिर एंट्री लिखने का. आर वी गेटिंग इट? राइट. तो आप लोग पहले ये वर्किंग लिखेंगे नेक्स्ट पेज पे. फॉर्मेट ठीक है, फॉर्मेट भी ड्रॉ किया है, तो नेक्स्ट पेज पे वर्किंग लिख लो व्यवस्थित. वर्किंग जरूरी है, बाद में मैं एंट्री लिखा. हाँ, जहां पे आपने एंट्री लिखा है वो वाला पेज छोड़ दो, नेक्स्ट पेज पे वर्किंग लिखो. भले कंटिन्यू करना है तो आगे कंटिन्यू कर लेना, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम. नेक्स्ट पेज पे वर्किंग लिखो. वर्किंग डन. चलो मैं एंट्री डिस्प्ले करने जा रहा हूं. आप चेक करो कि आपने ठीक से एंट्री लिखा है या नहीं लिखा है. डेट 2018 सितंबर 1. देखो अकाउंट कौन सा मैंने डेबिट किया है. कैश अकाउंट डेबिट, पैसा मिला. बैंक अकाउंट डेबिट 20,250. चेक करो. डिस्काउंट अलाउड डेबिट
3150, दोनों डिस्काउंट को मैंने ऐड कर दिया। हाँ, राज अकाउंट डेबिट 13,500 टू सेल्स अकाउंट being goods sold partly in cash and balance on credit. डन है। वर्किंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। वर्किंग ठीक से समझ लिया तो बाकी का काम आपका हो जाएगा। ट्रांजैक्शन पे मैं जा रहा हूं। आई एम गोइंग ऑन द नेक्स्ट ट्रांजैक्शन। Bought goods worth 60,000 from Prashant at 7%, 7.5% TD and half amount paid by cash. आधा पे किया है तो मतलब आधा क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। मैं इसका भी एक वर्किंग डिस्प्ले कर लेता हूं बच्चों। इसका भी मैंने एक वर्किंग लिखा हुआ है, चेक करो। ग्रॉस अमाउंट 60,000, 60,000। हाँ, ट्रेड डिस्काउंट नेवर टू बी रिकॉर्डेड, डिडक्ट कर लेंगे, मुझे तो नेट अमाउंट से ही लेना देना है। इसका 7.5% मैंने रिड्यूस कर दिया, बैलेंस आया 55,500। पेमेंट पूरा किया है क्या? नहीं, आधा ही पे किया है, 50% कैश से पे किया है, तो बाकी का क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, पार्टी का नाम आएगा। सो आई कैन से दैट दिस इज कैश ट्रांजैक्शन एंड दिस इज क्रेडिट ट्रांजैक्शन। क्लियर है? ये भी वर्किंग लिखो नेक्स्ट पेज पे, जहां पे फर्स्ट वाला वर्किंग लिखा है ये भी लिखो। फिर हम एंट्री बनाएंगे। एंट्री में ये बड़ा सिंपल है, क्योंकि परचेज किया है मैंने, पेमेंट किया है, कैश विल बी क्रेडिटेड, पार्टी विल बी क्रेडिटेड, प्रशांत विल बी क्रेडिटेड एंड नेट अमाउंट दिस विल बी परचेजेस अमाउंट, परचेज डेबिटेड होगा। ऐसे एंट्री पहले फ्रेम कर लेने। ट्रेड डिस्काउंट कहीं पे भी नहीं आएगा, इट विल नॉट कम एनीवेयर। Start writing the entry. Purchases account debit to cash account to पार्टी का नाम है प्रशांत अकाउंट विद नरेशन। September 3 हो गया हमारा। We are going ahead. Next transaction, September 5. Returned goods worth 550 to प्रशांत। प्रशांत से ऊपर ही मैंने परचेज किया था, अब मैंने रिटर्न कर दिया। परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न बाहर जा रहा है, इसे मैं रिटर्न आउटवर्ड भी बोल सकता हूं। एंड वो गुड्स मिल रहा है प्रशांत को। प्रशांत इज अ रिसीवर, पर्सनल अकाउंट डेबिट द रिसीवर। सो माय जर्नल एंट्री शुड बी प्रशांत अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न या रिटर्न आउटवर्ड अकाउंट। चेक करो, प्रशांत अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट। एंट्री लिखना है आपको विथ नरेशन, बीइंग गुड्स रिटर्न। इसे मैं रिटर्न आउटवर्ड भी बोलता हूं, वो भी आप ब्रैकेट में लिखना विद अ डिफरेंट कलर पेन इफ पॉसिबल। जब कभी भी क्रेडिट ट्रांजैक्शन होता है तो पार्टी का नाम आता है, कैश ट्रांजैक्शन होगा तो आइदर कैश या बैंक आएगा। चलो नेक्स्ट वाला डेवलप करो अभी आप, टेक योर टाइम, टेक योर टाइम, और फिर नेक्स्ट वाला डेवलप करो। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, सोल्ड गुड्स वर्थ 90,000 टू रणवीर ऑन क्रेडिट। क्रेडिट ट्रांजैक्शन मतलब पार्टी का नाम आएगा। हमने रणवीर को बेचा है, रणवीर इज अ रिसीवर, डेबिट द रिसीवर। अच्छा, एट 10% टीडी। ओके, तो 90,000 ग्रॉस है, टीडी 10% लेस करने का, 90 का 10% विल बी 9,000, तो 90 - 9 विल बी 81। काम हो गया मेरा।
चलो या क्रेडिट नहीं होता तो नाम से ही आता है। हाँ, तो आपको देखने का, देखो मैंने आपको लिखाया हुआ है नोट में दैट अगर ट्रांजैक्शन में रिसीव्ड या पेड वर्ड नहीं दिया है और पार्टी का नाम दिया है तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन, बरोबर। लेकिन अगर ट्रांजैक्शन में रिसीव्ड वर्ड नाम मतलब वर्ड भी नहीं दिया है, रिसीव्ड या पेड, और पार्टी का नाम भी नहीं दिया है, तो अज्यूम करो कि पैसा मिल गया होगा। लेकिन यहाँ पे पार्टी का नाम दिया है और यहाँ पे तो एनी पे बोला भी है ऑन क्रेडिट, तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन पार्टी का नाम आएगा। हाँ, सो इट यहाँ पे एंट्री विल बी रणवीर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 81,000। चलो पास करो एंट्री, रणवीर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 81,000। यू कैन चेक द एंट्री ऑन द बोर्ड सारे बच्चे। with narration. Immediately go on the next. Try to develop received commission. Received माने समझने का कैश आया, कमीशन इज एन इनकम, नॉमिनल अकाउंट क्रेडिट होगा, तो माय एंट्री शुड बी कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन इनकम अकाउंट। चलो वेरीफाई करो, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन इनकम अकाउंट। चलो नेक्स्ट वाला जाते हैं। 15th सितंबर रिसीव्ड चेक 80,000 फ्रॉम रणवीर इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। हाँ, ऊपर रणवीर का नाम आया था, रणवीर का 81 लेने का था, हमने कुछ बेचा था, पैसा लेने का था, लेकिन उसने पैसा कितना दिया 80 इन फुल सेटलमेंट। मतलब उसने मुझे रिक्वेस्ट किया होगा कि सर थोड़ा कम कर दो, मैं 80 दे देता हूँ, 1,000 रुपया कम कर दो, तो हमने एक्सेप्ट कर लिया होगा, मतलब हमने डिस्काउंट अलाउ किया है, ये मेरा खर्चा है। अच्छा, 80 का चेक मिला तो बैंक अकाउंट डेबिट 80, डिस्काउंट मेरा खर्चा है तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 1,000 टू रणवीर, टोटल 81,000। तो माई जर्नल एंट्री शुड बी बैंक अकाउंट डेबिट 80, रणवीर को सेटल करने के लिए 81 क्रेडिट किया, तो 1,000 बैलेंसिंग फिगर इज माई एक्सपेंस, डिस्काउंट अलाउड। If possible, you also connect that arrow. You should come to know कि ये 81 आया कहां से, ऊपर 81 हमने ऑलरेडी गुड्स बेचा था। चेक करें। चलो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पे जाते हैं। नाउ परचेज्ड कंप्यूटर 18 सितंबर, परचेज्ड कंप्यूटर वर्थ 80,000 फ्रॉम रिलायंस कंपनी बाय चेक एट 28% जीएसटी। हमें मालूम है जीएसटी हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, सीजीएसटी एसजीएसटी, आधा आधा, 28 का आधा इज 14, तो 14% सीजीएसटी 14% एसजीएसटी। परचेज्ड कंप्यूटर है तो मैं एसेट का नाम लिखूंगा, गुड्स परचेज नहीं है, परचेजेस वर्ड नहीं आएगा, कंप्यूटर वर्ड आएगा। कंप्यूटर बोल सकते हो या ऑफिस इक्विपमेंट भी चलेगा, लेकिन हम यहाँ पे कंप्यूटर वर्ड यूज कर रहे हैं। कंप्यूटर अकाउंट डेबिट, सीजीएसटी डेबिट, एसजीएसटी डेबिट टू बैंक अकाउंट बिकॉज पेमेंट इज मेड बाय चेक। सो आपको अमाउंट दिया है 80, 14%, 14%, टोटल पेड बाय चेक, नरेशन के साथ। और आगे जाएं। चलो वेजेस पेड 13,000, बड़ा सिंपल है, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, वेरीफाई, राइट द एंट्री। वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, नेक्स्ट वाला इंपॉर्टेंट है, याद रहे, लाइफ, लाइफ बिजनेस का बात नहीं है ये, लाइफ किसका, प्रोपराइटर का लाइफ। हाँ, तो सर प्रोपराइटर के लिए पेमेंट किया है, घर के लिए पेमेंट किया है, पर्सनल के लिए पेमेंट किया है,
we will be using the word drawings. So different color pen से लिखना next transaction. Drawings account debit to bank account. Why? Because it is proprietor's life insurance premium. ध्यान से लिखो, ये हमने कई बार डिस्कस किया है at the time of the second chapter also. चलो लास्ट वन. Sold goods worth 28,000 to Tushar who paid us 18,000 immediately. मतलब 18,000, 18,000 immediately पे किया, बैलेंस उधार. तो जब बैलेंस है उसमें पार्टी का नाम आएगा. मुझे पैसा मिल गया, कैश बैंक अकाउंट डेबिट 18. जो नहीं मिला उसमें पार्टी का नाम तुषार अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट. सो कैश अकाउंट डेबिट, पैसा मिल गया, जो नहीं मिला उसमें पार्टी का नाम आएगा, मतलब एक क्रेडिट ट्रांजैक्शन हो गया टू सेल्स. तो अगर मुझे इसे आइडेंटिफाई करना है तो मैं ऐसे बोल सकता हूं कि ये कैश ट्रांजैक्शन है और ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है. ऐसे मैं बोल सकता हूं. आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं लिखता हूं, आपको एग्जाम में लिखना नहीं है, लेकिन फॉर योर अंडरस्टैंडिंग यू कैन राइट विद डिफरेंट कलर पेन. एंड ऑलवेज एवरी पेज एंडिंग आपका टोटल होना चाहिए, मैंने आपको बताया है. एंड फाइनली भी टोटल होना चाहिए आपका, ये टोटल टैली होना चाहिए. डेबिट शुड बी इक्वल टू क्रेडिट. आप वेरीफाई कर सकते हो. Take your time. We are moving on the next one. Okay. We are starting with this Varun, books of Varun. सारे बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप चेक करो. बुक्स ऑफ वरुण. October 1. I am sure your format must be ready. On the top you must write Journal of Varun. बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम एंट्री पास कर रहे हैं. 2018 October 1. परचेज द मशीनरी 95,000 एंड पेड 5,000 फॉर फ्रेट. यहां पे रुक जाइए. लेजर फोलियो का मतलब होता है कि आपका लेजर बुक में जहां पे ये जर्नल का पोस्टिंग होगा वो कौन से पेज नंबर पे लेजर आपने बनाया है. फोलियो मतलब पेज नंबर. लेजर बुक का पेज नंबर इज लेजर फोलियो. वैसे जर्नल फोलियो, जर्नल बुक का कौन से पेज नंबर पे लिखा है वो जर्नल. तो आप जर्नल बनाएंगे उसमें लेजर फोलियो का कॉलम आएगा, और आप जब लेजर बनाओगे ना, मैं बताऊंगा, उसमें जर्नल फोलियो का नंबर आएगा, मतलब कंट्रोल नंबर टैली करने के लिए. इसमें कौन से पेज पे है, ये पोस्टिंग कहां से आया, ऐसा एक दूसरा टैली करके. इंटरेस्टिंग है. बट ऑनेस्टली एक बात बोलूं, अभी ये सारा काम का ही नहीं है. क्यों? अभी तो कंप्यूटराइज्ड हो गया. आपने अगर पता होगा, आपको अगर टैली सॉफ्टवेयर आपने शायद सुना होगा या देखा होगा, तो उसमें सारा कंप्यूटराइज्ड है. आप एक बार एंट्री करो, अपने आप सब पोस्टिंग हो जाता है. ये कब करते थे? जब हम मैन्युअली बनाते थे. हमने मैन्युअली बनाया है, हमको मालूम है. हम रेफरेंस देते थे जर्नल का लेजर में कहां पे, लेजर का जर्नल में कहां पे. तो जब ऑडिट करते तभी काम में आता था. अभी तो ऑडिटिंग पूरा सारा कंप्यूटराइज्ड हो गया. बड़े बड़े कंपनी का भी पूरा अकाउंट्स अभी कंप्यूटर पे ऑडिट होता है नाउअडेज. तो आप लोग जब भी आर्टिकलशिप करोगे, शायद सीए करोगे और आर्टिकलशिप करोगे, तो आप सारा ऑडिटिंग मैक्सिमम पार्ट, नॉट एवरीथिंग बट मैक्सिमम पार्ट यू आर गोइंग टू डू ऑन कंप्यूटर. आपको खाली वाउचर देखना पड़ेगा, बाकी सारा कंप्यूटर में आप चेक करोगे. हमने जब आर्टिकलशिप किया था और हमने ऑडिटिंग किया था, हमने सब मैन्युअल किया था, राइट. तो नेचुरली अभी वो हिसाब से थोड़ा टाइम प्रोग्रेस होता है. हाँ, तो जैसे जैसे थोड़े मोड्स ऑफ रिकॉर्डिंग वगैरह चेंज होगा, वैसे ही प्रोसेस भी चेंज होगा. वील हैव टू अडॉप्ट इट, देयर इज नो ऑप्शन. चलो ठीक है. परचेज्ड मशीनरी ऑफ 95 एंड पेड 5,000 फॉर फ्रेट. बच्चों, इसे हम कहते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ एन एक्सपेंस. कैपिटलाइजेशन ऑफ एक्सपेंस.
जब कभी भी मैंने कोई एसेट खरीदा और वो एसेट खरीदने के लिए मैंने कोई खर्चा किया, वो खर्चा एसेट के कॉस्ट में मैं ऐड करता हूं। ये प्रोसेस को हम बोलते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ एन एक्सपेंस। मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूं। समझ लो मैं मेरे क्लासरूम के लिए एसी खरीदने गया। तो मैं शॉप में खरीदने गया, मैंने बोला आइडेंटिफाई किया, अच्छा अच्छा ये अच्छा वाला एसी है, मुझे ये वाला एसी दे दो, कितना प्राइस है? उसने बोला सर 30,000। मैंने बोला ठीक है डन, चलो ये एसी है, आप मेरे वहां पे लगा दो, तभी तो रूम ठंडा होगा ना। उसके ऑफिस में मतलब उसके शॉप में एसी होगा तो मेरे को फायदा नहीं है। सो आई सेड ओके, चलो मैं 30,000 दे देता हूँ, मेरे घर पे लगा दो या मेरे क्लास में लगा दो। उसने बोला सर ऐसा नहीं, ये एसी यूनिट का कॉस्ट 30,000 है, आपके यहाँ पे इंस्टॉल करने का चार्ज अलग से 5,000 देना पड़ेगा। ओ, मैंने बोला अच्छा अच्छा, ओके ओके, पर वो तो करना ही पड़ेगा, मैं इंस्टॉल नहीं करूंगा तो मेरा रूम ठंडा कैसा होगा? मैंने बोला चलो ठीक है लगा दो आप। वो आया, उसने लगाया, मैंने उसको पैसा पे किया। अब अगर कोई मुझे पूछता है कि ये एसी आपको कितने में पड़ा, तो मैं क्या बोलूंगा? 35 बोलूंगा। मैं 30 नहीं बोलूंगा। 30,000 तो एसी का कॉस्ट था, लेकिन जब तक मेरे यहाँ पे इंस्टॉल नहीं हुआ तब तक उसका कोई फायदा ही नहीं है। तो मुझे 30 + 5, 35 में एसी पड़ा। वैसे ही यहां पे मशीनरी 95 का है, लेकिन फायदा नहीं है। वो मशीनरी आपको लेके अपने फैक्ट्री में डालना पड़ेगा, इंस्टॉल करना पड़ेगा, तो उसका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, शायद इंस्टॉल करने का कॉस्ट होगा, वो ऐड करेंगे, तब जाके मशीनरी का टोटल कॉस्ट आएगा। ये प्रोसेस को हम बोलते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ एन एक्सपेंस। याद रहेगा सारे बच्चे, राइट? तो अब इसके एंट्री में मैं सारा अमाउंट मशीनरी में ही डेबिट करूंगा, मैं फ्रेट अलग से नहीं लिखूंगा, क्योंकि फ्रेट को हमने कैपिटलाइज कर दिया। कैपिटलाइज मतलब कैपिटल एसेट में मैंने ऐड कर दिया। ऐसे हम करेंगे, राइट? तो अब हम ये एंट्री देखने जा रहे हैं। आई एम श्योर आपने जर्नल बनाया है, चेक करें सारे बच्चे। तो मशीनरी का कॉस्ट में टोटल ₹1,00,000 लिखूंगा, 95 + 5 टू कैश अकाउंट, अमाउंट पेड, परचेज मशीनरी। तो ऐसे नहीं कर सकता। नहीं नहीं नहीं, एक ही एंट्री में ऐड करने का। क्रेडिट अकाउंट में। मैंने अभी तो एक्सप्लेन किया भाई, तू ध्यान कहाँ पे रखता है? फ्रेट को मैं अलग से लिखूंगा ही नहीं, इसको हम कैपिटलाइज करके एसेट में ऐड करेंगे। पूरा स्टोरी मैंने एक्सप्लेन किया। हाँ, पढ़ाई में ध्यान रखा कर बेटा। सो इट शुड बी एडेड टू द मशीनरी। इसको हम क्या बोलते हैं? कैपिटलाइजेशन ऑफ एन एक्सपेंस। फ्रेट पेड किया, कैपिटलाइजेशन ऑफ एन एक्सपेंस। Whenever I am explaining, you should pay attention on explanation. Do not be in a hurry to go ahead in the solution. फायदा नहीं होगा, you'll miss out something. ये टर्म याद रखना, आगे अगर प्रोफेशनल कोर्स पढ़ोगे तो आपको ये काम में आएगा। कैपिटलाइजेशन ऑफ एन एक्सपेंस। कैपिटलाइजेशन ऑफ एक्सपेंस क्या होता है आप लिखते जाना, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। इट इज व्हाट, whenever any expense incurred at the time of purchase of an asset, that expense should be added to the cost of the asset. उसे हम कहते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ एन एक्सपेंस। सर ये कैपिटलाइजेशन उसे नहीं, मतलब उसमें लिखना है नरेशन। आप नरेशन के बाजू में रेफरेंस के लिए लिख दो, एग्जाम में अलग से लिखने का जरूरत नहीं है, आपके रेफरेंस के लिए, ताकि मैं ऐसा टेक्निकल वर्ड आपको मैं बोलता रहूंगा ताकि आपके दिमाग में ये रजिस्टर हो जाएगा। जब आप आगे हायर कोर्स करोगे ना, तो आपको रिकनेक्ट होगा, आपके ब्रेन में वो पावर है, वो रिकनेक्ट करेगा। मैं ये हिसाब से ही पढ़ाता हूं कि मेरे सारे बच्चे कोई ना कोई प्रोफेशनल कोर्स करेंगे। चलो सेकेंड एंट्री पे जाओ, बड़ा सिंपल है। परचेज्ड गुड्स एंड अमाउंट पेड बाय बैंक। Goods is a commodity in which I deal, so I will be using the word purchases account, nominal account. So October 3, purchases account debit to bank account. चलो go ahead. आगे आप लोग अभी ट्राई करो, चलो कोशिश करो, you can do it. चलो
6 अक्टूबर से स्टार्ट करता हूं। परचेज द लैपटॉप फ्रॉम नागेश वर्थ 1,80,000, 18% जीएसटी। 18% मतलब आधा आधा, 9%, 9%। तो लैपटॉप अकाउंट डेबिट, सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू पार्टी का नाम नागेश एंड कंपनी। आई एम श्योर आपने ये लिखा होगा, सिंपल है। पेड टू बैंक ऑफ बड़ौदा मतलब मैंने बैंक में पैसा डिपॉजिट किया, तो बैंक ऑफ बड़ौदा अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। आई एम श्योर ये भी आपने लिखा होगा। पेड फॉर रेंट एंड कमीशन, खर्चा टू बी डेबिटेड, 2 डेबिट आएगा और 1 क्रेडिट कैश आएगा। रेंट अकाउंट डेबिट, कमीशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सिंपल है, ये भी आपने मेरे हिसाब से लिखा होगा। 15th अक्टूबर, बॉट गुड्स फ्रॉम तुषार कंपनी लिमिटेड 1,20,000, 12% जीएसटी। जीएसटी 12% है, मतलब आधा, 6%, 6%। ये आपने बॉट माने परचेज किया है, तो परचेजेस अकाउंट डेबिट, सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू, आधा पे किया है तो टू बैंक अकाउंट एंड टू पार्टी का नाम तुषार कंपनी लिमिटेड। चेक करो, ऐसे आपने लिखा हो सकता है। परचेजेस अकाउंट डेबिट, सीजीएसटी डेबिट, एसजीएसटी डेबिट, जो टोटल हुआ उसका आधा पे किया, आरटीजीएस, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, मतलब बैंक से पे किया, और बाकी का पार्टी का नाम आएगा तुषार कंपनी लिमिटेड। चलो यहां तक देख लो, मैंने लास्ट 4 एंट्री डिस्कस किया। अगर बाकी है तो कंप्लीट करो और आगे आगे जाओ, अपने आप कोशिश करो और 4-5 एंट्री कोशिश करो, फिर हम आगे जाएंगे। लेट अस गो अहेड। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हमने 15th कर लिया। 16th, कैश परचेजेस 50,000, अमाउंट पेड बाय चेक। बड़ा सिंपल है, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, आपने लिखा होगा, वेरी सिंपल, वेरीफाई करते जाना। इनवॉइस्ड गुड्स टू सतीश, इनवॉइस हमेशा सेलर देता है, मतलब हमने गुड्स बेचा होगा, वी आर द सेलर। इनवॉइस्ड गुड्स टू सतीश, सतीश हमारा कस्टमर होगा, डेटर होगा। 80,000, 12% जीएसटी, अमाउंट रिसीव्ड बाय चेक, मतलब ये कैश ट्रांजैक्शन है, पार्टी का नाम नहीं आएगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू सीजीएसटी टू एसजीएसटी, ऐसा एंट्री आना चाहिए। परचेज के टाइम पे जीएसटी डेबिट होता है, सेल्स के टाइम पे जीएसटी क्रेडिट होता है, ऐसा याद रखना। तो एंट्री लिखो आप, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू सीजीएसटी टू एसजीएसटी। आपने ऑब्जर्व किया होगा कि आपका जीएसटी 12 का आधा माने 6%, 6%, ऐसे होना चाहिए। चेक करें। अब ये एंट्री आपको डेवलप करना है बच्चों। हाँ, इनवॉइस का मतलब है गुड्स सोल्ड, ऐसा आपको समझो, बिकॉज इनवॉइस हमेशा सेलर देता है। पेड फॉर टेलीफोन चार्जेस, बड़ा सिंपल है, टेलीफोन चार्जेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। चलो मेक द पेमेंट, टेलीफोन चार्जेस टू कैश अकाउंट, नरेशन के साथ। इतना वेरीफाई कर लो, फिर और आगे जाएंगे। नाउ फर्दर 4 ट्रांजैक्शन यू ट्राई, सिंपल है, डिस्कस करने जा रहा हूं। लेट अस डिस्कस फर्दर। We were till the last transaction, I think सतीश वाला ट्रांजैक्शन टेलीफोन चार्जेस हो गया। नाउ वी आर ऑन 27th, मिसेस वर्षा बॉट गुड्स फ्रॉम अस 90,000 एट 12% टीडी। बड़ा सिंपल है, तो हमने ग्रॉस अमाउंट में टीडी डिडक्ट कर दिया। वेरीफाई करो, पहले वर्किंग दिखा देता हूं मैं। ग्रॉस अमाउंट माइनस टीडी, नेट अमाउंट। वी आर कंसर्न विथ नेट अमाउंट ओनली, टीडी इज नेवर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। हमने गुड्स बेचा है वर्षा को, मिसेस वर्षा बॉट गुड्स,
वी हैव नॉट बॉट द गुड्स, वर्षा ने परचेज किया तो हमने बेचा होगा। हमारा नाम तो वर्षा नहीं, हमारा नाम तो वरुण है, मतलब हमने बेचा होगा, तो सेल्स क्रेडिट होगा। वर्षा अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ध्यान रहे ये कैच है। वर्षा बॉट गुड्स, वी मस्ट हैव सोल्ड। सेल्स, ग्रॉस वैल्यू ऑफ सेल्स, यहां पे आप लिखोगे सेल्स, ताकि पता चलना चाहिए कि ट्रांजैक्शन सेल्स का है, परचेज का नहीं है। नाउ 28 एंड 30 अक्टूबर वाला ट्रांजैक्शन, ये इंपॉर्टेंट है एंड कनेक्टेड है। परचेज गुड्स फ्रॉम अभिजीत एंड सन्स 1,50,000 एट 18% जीएसटी। परचेज्ड फ्रॉम है मतलब हमने परचेज किया है, और अभिजीत पार्टी का नाम है, तो इतना तो सिंपल है। परचेज अकाउंट डेबिट, सीजीएसटी डेबिट, एसजीएसटी डेबिट टू अभिजीत एंड सन्स, इतना तो सिंपल है। ये तो सर हम समझ गए, ये आपने यहां तक तो लिखा होगा, इतना तो सर हम समझ गए, यहां तक आपने लिखा होगा। लेकिन उसके बाद में सर देखो क्या दिया है, पेड टू अभिजीत एंड सन्स एंड रिसीव्ड 10% कैश डिस्काउंट बाय चेक। हमने अभिजीत को बोला होगा कि अभिजीत मैं तुरंत पे कर देता हूं, उधार पे नहीं रखते, चलो ना कुछ डिस्काउंट दे देना भाई। तो उसने बोला हाँ मैं 10% आपको कैश डिस्काउंट दूंगा, लेकिन लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट, 10% कौन से अमाउंट पे आप अप्लाई करेंगे? नहीं, टोटल पे अप्लाई नहीं करेंगे। आपका जो नेट अमाउंट था ना, इसको हम नेट अमाउंट बोलते हैं, ये नेट अमाउंट है, नेट अमाउंट, और नेट अमाउंट के ऊपर जीएसटी लगता है। गवर्नमेंट का जीएसटी तो मुझे पूरा पे करना पड़ेगा। ओके, तो अभिजीत मुझे बोलेगा कि सर जीएसटी के ऊपर डिस्काउंट नहीं मिलेगा, वो तो 13,500 आई विल हैव टू पे फुल गवर्नमेंट। तो मैं आपको, मतलब अभिजीत विल टेल मी, मैं आपको डिस्काउंट 1,50,000 पे दूंगा। कितना आपको कैश डिस्काउंट दिया? 10%, माने 15,000 विल बी कैश डिस्काउंट अमाउंट। ये आपको लॉजिक समझना पड़ेगा, क्योंकि जीएसटी अभिजीत के जेब में नहीं जाने वाला है। अभिजीत इज गोइंग टू पे टू गवर्नमेंट, उसमें वो डिस्काउंट नहीं दे सकता है, वो उसके गुड्स के प्राइस पे डिस्काउंट दे सकता है, विच इज 1,50,000। लॉजिक समझो, गवर्नमेंट का पैसा तो पूरा देना पड़ेगा। तो मेरे एंट्री में मैं जब लिखूंगा तब मैं डिस्काउंट 15,000 दूंगा, मैं डिस्काउंट आपको टोटल अमाउंट पे नहीं दूंगा। टोटल मुझे पे करना था 1,77,000, बट डिस्काउंट विल बी कैलकुलेटेड ऑन ओनली द नेट गुड्स वैल्यू 1,50,000 के ऊपर 10%। तो बैलेंसिंग फिगर आई हैव टू अंडरस्टैंड दैट पेड बाय बैंक, चेक से हमने पे किया। ये समझ में आया बरोबर? तो हमेशा ऐसा याद रखना, कैश डिस्काउंट जीएसटी के ऊपर नहीं मिलेगा, कैश डिस्काउंट नेट वैल्यू ऑफ द गुड्स पे मिलेगा, गवर्नमेंट का पैसा पूरा देना पड़ेगा। ये रूल आपको याद रखना पड़ेगा, राइट? चलो लिखो, यहां तक ध्यान से लिखो, समझ के लिखो। लास्ट वाला ट्रांजैक्शन बड़ा सिंपल है, एडवर्टीजमेंट एंड ब्रोकरेज, तो मैं वो एनीवे डिस्प्ले कर लेता हूं। आपने शायद सही सही लिखा ही होगा, आई एम श्योर। along with total, advertisement account debit, brokerage account debit to cash account, and then please write the total। इसके बाद में मैं एक नोट लिखाऊंगा, इतना लिख लो। I want you to write 2 notes. Note number 1 is about cash discount, जो मैंने अभी अभी बात किया आप। इसका एक नोट लिखो आप सारे बच्चे। It must be noted that cash discount is always applied on net amount. टोटल विद जीएसटी पे कैश डिस्काउंट अप्लाई नहीं करना होगा, नेट अमाउंट पे अप्लाई करना है। जीएसटी तो मुझे पूरा गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा, ये मुझे समझना पड़ेगा। राइट डाउन। इसके अलावा और एक नोट मैं लिखा रहा हूं,
जो मैंने आपको कैपिटलाइजेशन ऑफ एक्सपेंस के लिए मैंने बताया था आपको नोट, आई मीन आई डिस्कस्ड विथ यू ऑल दैट कैपिटलाइजेशन ऑफ एक्सपेंस क्या होता है. So whenever any expense is incurred for purchasing an asset, then such an expense should be added to the cost of the asset. This process we call it as a capitalization of an expense. लिख लो, चलो कंप्लीट करो यहां तक. आज कुछ मैं आपको होमवर्क भी दे रहा हूं और उसके बाद में आगे कैसे जाएंगे आई विल टेल यू.